नमस्कार, आंसर राइटिंग गाइडेंस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में एथिक्स से एक कॉपी ली है और ये इस आंसर राइटिंग गाइडेंस प्रोग्राम में एथिक्स से पहली कॉपी है। पहले प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, अभिवृत्ति एक महत्वपूर्ण घटक है जो मानव के विकास में निवेश इनपुट का काम करता है। ये स्टेटमेंट दिया है। आगे लिखा है, ऐसी उपयुक्त अभिवृत्ति का विकास कैसे करें जो एक लोक सेवक हेतु आवश्यक है। आगे लिखा है 150 शब्द। इस प्रश्न को पढ़ के बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि इस प्रश्न में एक ही भाग है और इस प्रश्न का जो मूल भाव है वह ये है, ऐसी उपयुक्त अभिवृत्ति का विकास कैसे करें जो एक लोक सेवक हेतु आवश्यक है। इस प्रश्न का इवैल्यूएशन बाद में करेंगे, पहले कुछ कंटेंट समझ लेते हैं और कुछ कंटेंट मैंने स्लाइड पे भी लिया है, वहां से देख लेंगे। अभिव्यक्ति का सामान्य सा अर्थ होता है कि किसी मनोवैज्ञानिक विषय के बारे में सकारात्मक या नकारात्मक भाव की उपस्थिति। और कोई भी मनोवैज्ञानिक विषय उसमें हो सकते हैं, कोई व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकती है, कोई समूह, विचार, दृष्टिकोण, परंपरा आदि हो सकती है। तो किसी मनोवैज्ञानिक विषय के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक भाव की उपस्थिति ही अभिवृत्ति होती है। अभिवृत्ति का विकास कैसे होता है उसके बारे में मैंने कुछ डेटा लिया है, पहले देख लेते हैं। अभिवृत्ति परिचय। जो बात अभी मैंने अभिवृत्ति के बारे में बताई थी, ये लिखे हुए मोड में भी है अवेलेबल। अभिवृत्ति किसी वस्तु, विषय या मुद्दे के प्रति व्यवहार करने अर्थात प्रतिक्रिया करने के लिए एक विषय या सीखी हुई यानी अधिग्रहित की हुई प्रवृत्ति या मना स्थिति है। वस्तु से तात्पर्य उन सभी सजीव और निर्जीव वस्तुओं से है जो नित्य प्रति हमारे दैनिक जीवन में शामिल हैं। किसी भी वस्तु, मुद्दे के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक या फिर तटस्थ अभिवृत्ति हो सकती है। अभिवृत्ति में ही आगे लिखा है, अभिवृत्ति को सकारात्मक संदर्भ में व्यक्ति के विचार, व्यवहार, मूल्य, संवेग, भावनाएं, विश्वास, ज्ञान एवं शिक्षा इत्यादि और नकारात्मक परिप्रेक्ष्य में पूर्वाग्रह, रूढ़ धारण इत्यादि कारक प्रभावित करते हैं। तो ये तो अभिवृत्ति का सामान्य सा परिचय हो गया। अभिवृत्ति का निर्माण कैसे होता है? एक बात यहाँ पर ये समझ लेने वाली बात है कि अभिवृत्ति जन्मजात नहीं होती। सामान्य रूप से अभिवृत्ति जन्मजात नहीं होती और अभिवृत्ति एक सीखने वाली प्रक्रिया है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ देखते हैं कि अभिवृत्ति सामान्यतया जन्मजात अवधारणा नहीं है, अर्थात व्यक्ति का जन्म किसी अभिवृत्ति विशेष के साथ नहीं होता है, बल्कि व्यक्ति जन्म के पश्चात सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त अनुभवों से सीखकर स्वयं की अभिवृत्तियों का निर्माण करता है। इस सामाजिकरण की प्रक्रिया में परिवार, विद्यालय और समाज जिस प्रकार के मूल्यों और वातावरण का विकास करता है, व्यक्ति में उसी के अनुरूप अभिवृत्तियों का निर्माण होता है। आगे अगली लाइन लिखी है, अभिवृत्ति जन्मजात नहीं होती है, बल्कि इसका निर्माण जीवन के अनुभवों से होता है और ये प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। अब यहाँ पर अभिवृत्ति के निर्माण या अभिवृत्ति के विकास के बारे में कुछ चर्चा की गई है कि कौन कौन से तरीके हैं जिनसे अभिवृत्ति का विकास किया जाता है। आदर्श अनुकूलन, क्लासिकल कंडीशनिंग। इस अनुकूलन में व्यक्ति किसी भी वस्तु, व्यक्ति या अवधारणा के बारे में परिस्थिति के अनुरूप ज्ञान प्राप्त करता है। इस सिद्धांत के अनुसार जब व्यक्ति प्रतिदिन किसी वस्तु या घटना के विषय में सकारात्मक या नकारात्मक विचारों को सुनता या देखता है, तो वह उसी के अनुरूप विचारों को अपने मस्तिष्क पटल पर संजो लेता है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति उन विचारों के प्रति अनुकूलित होते हुए सकारात्मक या नकारात्मक अभिवृत्ति का विकास करता है। साधनात्मक अनुकूलन, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, व्यक्ति के किसी भी आचरण के संदर्भ में उसे दंडित और पुरस्कृत करने की व्यवस्था भी उसकी अभिव्यक्तियों के निर्माण में सहायक होती है। किसी अच्छे आचरण के लिए प्रशंसा करना अथवा पुरस्कृत करना व्यक्ति में सकारात्मक अभिव्यक्तियों के निर्माण की संभावना को बढ़ाता है। जैसे मान लीजिए किसी स्कूल में ईमानदारी के लिए पुरस्कृत करना, तो इससे क्या होगा कि ईमानदारी के प्रति किसी बच्चे में सकारात्मक अभिवृत्ति आएगी। और अगली लाइन लिखी है, वहीं दंड के माध्यम से गलत व्यवहारों की पुनरावृत्ति को रोका जा सकता है। और मान लीजिए किसी स्कूल में
कोई बच्चा अगर कोई छोटी-मोटी चोरी करता है और उसके लिए उसे दंड दिया जाता है, तो हो सकता है कि ऐसी स्थिति में चोरी के प्रति उस बच्चे में नकारात्मक अभिवृत्ति का विकास हो जाए। आगे लिखा है, अवलोकन के माध्यम से सीखना, लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन। जिस सामाजिक परिवेश में बच्चे बड़े होते हैं, उनकी अभिवृत्तियों में उस वातावरण की झलक अवश्य दिखाई देती है। वे अपने आसपास के लोगों से मूल्यों को सीखते हैं तथा समाज और राष्ट्र के प्रभावशाली व्यक्तियों को अपना आदर्श मानकर उनके जैसा बनने हेतु प्रयास करते हैं। वे उन्हीं प्रभावशाली व्यक्तियों के कार्यों और विचारों के आधार पर अपनी अभिवृत्तियों का सृजन करते हैं। ये भी तरीका हो सकता है अभिवृत्ति को विकसित करने का, परिवर्तित करने का। मूल्य मूल्य भी समाज में सकारात्मक अभिवृत्तियों का विकास करते हैं। उदाहरण के लिए विश्वास नामक मूल्य समाज में सहिष्णुता और आपसी सौहार्द बढ़ाने वाली अभिवृत्तियों का विकास करता है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि पिछले 2-3 पॉइंट में 2-3 विधियां थी। आदर्श अनुकूलन, साधनात्मक अनुकूलन, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। तीसरी थी अवलोकन के माध्यम से अभिवृत्ति का विकास करना। चौथा है कि मूल्य के माध्यम से भी समाज में सकारात्मक अभिवृत्तियों का विकास किया जा सकता है। अगला पॉइंट है कि समय के साथ साथ बढ़ते अनुभव एवं ज्ञान व्यक्ति की अभिवृत्तियों में परिवर्तन लाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को जीवन में मिलने वाली सफलता अथवा असफलता, उसके साथ घटने वाली कोई अप्रिय घटना अथवा कोई आपदा जैसी स्थिति उसमें सकारात्मक या नकारात्मक अभिवृत्तियों का निर्माण करती है। आनुवंशिक कारक, कुछ हद तक आनुवंशिक कारक भी अभिवृत्ति में रोल प्ले करते हैं। हालांकि अधिकांशतः जो अभिवृत्ति होती है वह जन्मजात नहीं होती। ज्यादातर आनुवंशिक कारक ज्यादा प्रभावी नहीं होते, लेकिन कुछ विचारकों ने ऐसा माना है। लिखा है इसमें कि कुछ विचारकों का मानना है कि अभिवृत्ति के निर्माण में आनुवंशिक कारकों की भी भूमिका होती है। जैसे किसी खास व्यंजन के प्रति लगाव होना संज्ञानात्मक ना होकर आनुवंशिक भी हो सकता है। इसमें आसपास के वातावरण की भूमिका ना होकर जैविक कारकों की भूमिका मायने रखती है। तो इस प्रश्न के उत्तर में लिखा हुआ है, ऐसी उपयुक्त अभिवृत्ति का विकास कैसे करें जो एक लोक सेवक हेतु आवश्यक है। तो लोक सेवक में कुछ गुणों का होना आवश्यक है, जैसे सत्यनिष्ठा का होना आवश्यक है, करुणा का होना आवश्यक है, दया का होना आवश्यक है। तो ऐसे जो गुण हैं उनके प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति, या कुछ गुण ऐसे हो सकते हैं, घृणा का भाव हो गया, या मान लीजिए भेदभाव के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति का होना। तो ऐसी अभिवृत्तियों के विकास के लिए भी यही सारे तरीके अपनाए जाते हैं। तो अभिवृत्ति कोई भी हो, इन्हीं सारे तरीकों से अभिवृत्ति का विकास किया जा सकता है। तो इस प्रश्न में एक ही भाग है, ऐसी उपयुक्त अभिवृत्ति का विकास कैसे करें। कैसे अभिवृत्ति का विकास कैसे करें जो एक लोक सेवक हेतु आवश्यक है। यहाँ पर यह बता देना है कि लोक सेवक के लिए कुछ गुणों, कुछ मूल्यों के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति होनी चाहिए और कुछ गुणों या कुछ मूल्यों के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति होनी चाहिए। और यही जो तरीके अभी मैंने जो चर्चा की, जिनको अभी मैंने स्लाइड पे दिखाया, इन्हीं तरीकों के माध्यम से सकारात्मक या नकारात्मक अभिवृत्ति का विकास किया जा सकता है। तो इसको ही संक्षेप में लिख देना है, उससे उत्तर की पूर्ति हो जाएगी। अब देखते हैं कि इस बच्चे ने क्या लिखा है। एक बात और यहां पर ध्यान रखनी है, मैंने इस प्रश्न को देखा और यहां पर इस बच्चे ने 150 शब्दों के लिए इस प्रश्न को लिखा हुआ है। लेकिन इस बच्चे ने प्रश्न जो लिखा है, पहला पेज, दूसरा पेज और ये तीसरा पेज, तो मैंने ध्यान दिया तो मैंने पाया कि इस प्रश्न का उत्तर लिखना था 150 शब्दों में और इस बच्चे ने 300 से भी ज्यादा शब्द लिख डाले हैं। पहली चीज। अब आगे देखते हैं कि इसने लिखा क्या है। मानव विकास के कई घटक होते हैं, जैसे भौतिक कल्याण, मानसिक कल्याण तथा सामाजिक व संवेगात्मक कल्याण। भौतिक कल्याण एक ऐसी सकारात्मक अभिवृत्ति है जिनमें समतामूलक बोध, टीम वर्क होगा। भौतिक कल्याण में समतामूलक बोध, टीम वर्क होगा। ये ऐसी लोकतांत्रिक अभिवृत्ति है जिससे अलग अलग वर्गों, स्त्री, धर्म, जाति में व्यक्ति की स्वीकार्यता बढ़ेगी। भौतिक कल्याण से ऐसी अभिवृत्ति लोचशील है जिसमें व्यक्ति में अलग अलग दशा में अनुकूलन की क्षमता बढ़ेगी। इससे व्यक्ति के करियर में तरक्की होगा, आय बढ़ेगी।
अब इसने दूसरा लिखा है कि दूसरा संबंधों से या स्थायित्व से है जो मानसिक कल्याण से जुड़ा है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। ये भी ऐसी सकारात्मक अभिवृत्ति है जिसमें संवेदनशीलता, दूसरों दूसरों के साथ होना चाहिए। समायोजन सहिष्णुता है जिससे मानसिक जीवन बेहतर होता है। अतः ऐसी अभिवृत्ति हमारे मानसिक जीवन को बेहतर कर मानसिक विकास में सहायक है। अच्छा, तीसरा निर्णय की गुणवत्ता बढ़ाने वाली अभिवृत्ति से है जिसका संबंध सामाजिक कल्याण से। अभिवृत्ति का कार्य ज्ञान है जो हमारी ज्ञान को संगत बनाता है जिससे निर्णय की गुणवत्ता बेहतर होगी। इससे जीवन गुणवत्ता बेहतर होगी। जीवन गुणवत्ता बेहतरी में अभिवृत्ति की भूमिका, इसलिए अभिवृत्ति हमारे विकास में सहायक। 150 शब्दों के लगभग मैं पढ़ चुका हूं, लेकिन इसमें प्रश्न के उत्तर से संबंधित अभी तक तो कोई जानकारी दी नहीं गई है। आगे लिखा है, इस प्रकार अभिवृत्ति के 3 कार्यों से हम अपने विकास को जोड़ सकते हैं। ज्ञान कार्य से हम अपने निर्णय की गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं। अहम रक्षण से अपने अस्मिता की रक्षा कर हीनता बोध को दूर कर सकते हैं। आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। तीसरा इसी में लिखा है, अनुकूलन से अलग अलग सामाजिक दशा परिस्थिति में अनुकूलन कर सफलता संभावना बढ़ाकर लाभ हानि में हानि कम कर लाभ अधिक कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ खास अभिवृत्ति ही विकास के अलग अलग घटक प्राप्त करने में हमें सक्षम बनाते हैं। जैसे दो समान ज्ञान व कौशल रखने वाले व्यक्ति किसी संगठन में एक समान तरक्की नहीं करते, अलग अलग संगठन में भी सफल होने की संभावना, ये सफल लिखना चाह रहा, होने की संभावना कम। ये टीम वर्क से ही संभव है। एक समान ज्ञान कौशल के बावजूद जिसके अंदर टीम वर्क जैसी अभिवृत्ति है, उसके अलग अलग समान संगठन में भी सफल होने की संभावना अधिक होगी, जिससे भौतिक कल्याण की संभावना अधिक होगी। अच्छा, अब निष्कर्ष लिखा है कि निष्कर्षता सकारात्मक अभिवृत्ति एक लोक सेवक की अनिवार्य गुण है जो उसके विकास व सामाजिक छवि में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। मैंने इस उत्तर को 3 पेज में जो कुछ भी लिखा है पढ़ भी लिया है, आप लोगों ने भी देख लिया होगा, और अगर देख के सारे वर्ड्स नहीं पढ़ पाए होंगे तो मैंने आपको मौखिक रूप से सुना दिए हैं। और मुझे तो इस उत्तर में ऐसी कोई बात इसमें लिखी हुई नहीं दिखी है जो प्रश्न में पूछी गई थी। अब जरा प्रश्न को एक बार फिर से देख लीजिए। इसने ये जो मनगढ़ंत लिखी है, प्रश्न है, अभिवृत्ति एक महत्वपूर्ण घटक है जो मानव के विकास में निवेश का काम करता है। ठीक बात है, स्टेटमेंट दिया है। अब प्रश्न यहां से है, ऐसी उपयुक्त अभिवृत्ति का विकास कैसे करें? प्रश्न तो ये था, अभिवृत्ति का विकास करें कैसे? ये प्रश्न था जो एक लोक सेवक हेतु आवश्यक है और 150 शब्दों में लिखना था। 3 पेज इसमें लिख दिए हैं, 300 से ज्यादा शब्द लिख दिए हैं, पहली चीज। और जो प्रश्न में पूछा गया था उसके बारे में कहीं एक शब्द भी नहीं लिखा है। एक लाइन नहीं, एक शब्द की बात कर रहा हूं मैं। प्रश्न में जो पूछा गया था, तो उत्तर में प्रश्न में जो पूछा गया उसके बारे में कहीं एक शब्द की भी चर्चा नहीं की गई। और ये एथिक्स की पहली कॉपी थी जो मुझे भेजी गई थी चेक करने के लिए। होना क्या चाहिए था कि इसमें 2-3 लाइनों में अभिवृत्ति को समझा देना चाहिए था। ये भी बता देना चाहिए था 1-2 लाइनों में कि किसी दृष्टिकोण, किसी परंपरा, किसी व्यक्ति, समूह, विचार आदि के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति है तो उससे इस तरह से फायदा हो सकता है। कुछ ऐसे विषय हैं जिनके प्रति अगर नकारात्मक अभिव्यक्ति है तो उससे इस तरह से फायदा हो सकता है। समेकित प्रभाव ये होगा कि मानव का विकास होगा। और ये बात 30-40 शब्दों में पूरी कर दी जानी चाहिए थी। उसके बाद कुछ लाइनें लिख के सीधे कि मूल्यों से भी सकारात्मक अभिव्यक्ति का विकास किया जा सकता है, ज्ञान अनुभव से भी किया जा सकता है, या साधनात्मक अनुकूलन हो सकता है, या अन्य जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था,
आदर्श अनुकूलन से, साधनात्मक अनुकूलन से, अवलोकन के माध्यम से, मूल्यों से, समय के साथ साथ बढ़ते अनुभव एवं ज्ञान के माध्यम से, कुछ हद तक आनुवांशिक कारक होते हैं। तो 4-5 ये बातें लिख देनी चाहिए थी अभिव्यक्ति को बताते हुए, उससे उत्तर की पूर्ति हो जाती और ये उत्तर 150 शब्दों की शब्द सीमा में भी लिखा जा सकता था। और 150 शब्दों के लिए था, तो इसमें 10 नंबर मान लीजिए मैक्सिमम मार्क्स हो सकते हैं, तो इसमें 5-6 नंबर तक मिल सकते हैं। आप लोगों ने जीएस की कॉपियाँ देखी होंगी, तो जीएस की कॉपियों में आप लोग देखेंगे, चाहे टॉपर्स की भी कॉपियाँ देख लें, तो उनमें 250 में से 80, 90 और अधिकतम 100 अर्थात 40% से नंबर ज़्यादा नहीं मिलते। 100 नंबर रेयरली क्रॉस करते हैं, 80-90 नंबर के आसपास ही मिलते हैं 250 में से। लेकिन जो एथिक्स की कॉपी होती है उसमें 140 से 145 और कुछ कंडीशंस में 150 के आसपास तक मार्क्स मिल जाते हैं। तो जो एथिक्स का पेपर है, जीएस के चारों पेपर्स में जो एथिक्स का पेपर है, उसमें सबसे ज़्यादा नंबर मिलने की गुंजाइश रहती है, बशर्ते आपने प्रश्न की मांग के अनुरूप उत्तर लिखा हो। लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि जो प्रश्न में पूछा गया था, उसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं गया था। कोरी बकवास, केवल पेज भरे गए हैं। तो अब बताइए एग्जामिनर को कितने मार्क्स देने चाहिए इस बच्चे को? आप लोग खुद ही डिसाइड कर लीजिए। इस बच्चे ने 300 वर्ड्स लिख तो डाले हैं, लेकिन सब नॉनसेंस, प्रश्न के अनुरूप कुछ है ही नहीं। ग्रेस मार्क्स दिया जा सकता है, 1 या 2 नंबर मान लीजिए 10 में से, 2 नंबर भी नहीं। ये केवल ग्रेस मार्क्स हैं इस बच्चे को जो दिए जा रहे हैं। मैं डिस्करेज नहीं करना चाह रहा कि जिस बच्चे की कॉपी होगी, हो सकता है कि भाई ये वीडियो देख रहा हो, तो मैं उसे हतोत्साहित नहीं करना चाह रहा हूँ। लेकिन इस प्रश्न के उत्तर में एक भी लाइन ठीक से ऐसी नहीं लिखी गई है, जो प्रश्न की माँग के अनुरूप हो या जो प्रश्न की माँग को पूरा करती हो। केवल बकवास ही लिखी हुई थी। तो इसे सलाह दी जाती है कि पहले प्रश्न को ठीक से पढ़ें, प्रश्न की माँग को समझें कि प्रश्न में पूछा क्या गया है, उसके बाद उस माँग के अनुरूप उत्तर लिखें। और जो शब्द सीमा दी गई है, उस शब्द सीमा का भी ध्यान रखें। ऐसा नहीं होगा कि 150 शब्दों में प्रश्न लिखना है और आप सोच रहे हो कि 300 शब्दों में अगर हम ज्ञान बाँट के चले आएँगे एग्ज़ामिनर को, तो एग्ज़ामिनर 10 में से 9 नंबर दे देगा। ऐसा नहीं होगा। 150 शब्दों में पूछा गया है, तो आप ज़्यादा में ज़्यादा 160, 170 तक जा सकते हैं। 140 से लेकर 150, 160, 70 वर्ड्स तक लिख दीजिए। अब 150 वर्ड्स में अगर क्वेश्चन पूछा गया है और आप 300 से ज़्यादा शब्द लिखेंगे, तो फिर ये एग्ज़ामिनर को भी थोड़ा समस्या करता है। और 300 शब्द जो लिखेंगे, उसमें एक भी बात ऐसी नहीं लिखेंगे, जो प्रश्न की माँग के अनुरूप हो, तब और भी ज़्यादा समस्या होती है। तो मैं सुझाव दूँगा इस बच्चे को कि इसे कोई भी उत्तर लिखने से पहले उस विषय को पहले ठीक से पढ़ना चाहिए और पढ़ने के बाद प्रश्न को पढ़ना चाहिए, प्रश्न की माँग को समझना चाहिए, उसके बाद ही उत्तर लिखना चाहिए। मेरी नज़र में ये एक बहुत ही पुअर कैटेगरी का आंसर था और इस बच्चे को ग्रेस मार्क्स के रूप में 1 या 2 नंबर दिए जा सकते हैं, इससे ज़्यादा के लायक ये कॉपी नहीं है। और इस एपिसोड के बाद अब हम लोग अगले एपिसोड में मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।